नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बक्सर से आ रही बड़ी खबर के साथ। बक्सर में संदिग्ध परिस्थिति में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 3 लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया है। आपको बताते चले कि मुरार थाना के अंसारी गांव की ये पूरी घटना है। प्रशासन इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो बक्सर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 5 लोगों की संदिग्ध मौत हुई और 3 लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, जिनका सदर अस्पताल में इलाज जारी है। बेचारी के का करबू रतिया में का भइल? रतिया में चाट करत रहा, चोरो बकोरो करत रहा, फोन करत रहन कुछ लोग। हाँ। अच्छा, फिर चोरो बकोरो करत रहा। हाँ हमनी का जाने जो खाई पीले बाड़ा ने ओ का ताड़ा ने। हाँ हमनी का ता उ का तरह जब घर नहीं खइले। हाँ। खेत कोड़ गई रही हो जे अपने खइले भाई तत्तिले बाबलो खइले रहा। हाँ आलू आलू भी खइले रहा। हाँ। वो लिए उगुले लानी। हाँ। अली उगुला के बाद में तब हरियर उगुले लगलन। हरियर उगले लगल। हाँ, तब हम देही अचानक होके लागल। तो लेके गई रहलो कोई हॉस्पिटल लेके गई रही। ओ जे सीरियस डॉक्टर कह दर से मर गेले है नो। और देखिए, बक्सर मौत मामले में जिलाधिकारी ने कहा है कि मौत की वजहों की का खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। उन्होंने कहा कि हर स्तर से जांच लगातार जारी है। यहाँ पे सामने जब आए थे तो उनको भी उजला रंग का कुछ वो केमिकल दिया गया था। उनका कहना है कि देसी शराब नहीं था, वो केमिकल का था। तो वर्तमान में हम लोग जहाँ स्पॉट पे हैं, किसी तरह का कुछ जो डब्बे मिले हैं, डब्बे में हालांकि कोई केमिकल अभी नहीं है, लेकिन हम लोग जो है वो एनालिसिस के लिए हम लोग भेजेंगे। वर्तमान स्थिति यही है कि 5 लोगों की मृत्यु हुई है, 2 लोग इलाजरत हैं। वहीं बक्सर के अंसारी गांव में जिन लोगों की मौत हुई है, उनमें आनंद कुमार सिंह, मिंकू सिंह, भिरुग सिंह, शिव मोहन यादव और सुखू मुसहर शामिल है। ये 5 मृतकों के नाम आपके टीवी स्क्रीन पर। आनंद कुमार, मिंकू सिंह की मौत हुई। उसके अलावा देखिए, भिरुग सिंह, शिव मोहन यादव की मौत। कुल 5 लोगों की मौत यहाँ पर संदिग्ध बताई जा रही है। सुखू मुसहर की भी मौत हुई है और इन सभी की उम्र 30 साल से लेकर 60 साल के बीच बताई जा रही थी। जबकि बंटी सिंह, मुन्ना चौधरी और संजय चौधरी का इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। और बक्सर से हमारे सहयोगी पुष्पराज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुष्पराज, देखिए, डीएम ने जांच कमेटी का गठन किया है, जांच की बात लगातार की जा रही है, लेकिन सवाल यही कि कुछ केमिकल की भी बात सामने आ रही है, वो क्या है? तो देखिए, पुष्पराज से हमारा संपर्क टूट गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बक्सर मौत मामले में ये एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 5 लोगों की जो मौत हुई थी, उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। आनंद कुमार, मिंकू सिंह, इसके अलावा भिरुग सिंह, शिव मोहन यादव। 5 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत फिलहाल गंभीर है और उनका अस्पताल में इलाज जारी है। हालांकि इस पूरे मामले में जो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि जांच की जा रही है और इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच जारी है और कुछ केमिकल की भी बात सामने आ रही है, उस पहलू पे भी जांच लगातार जारी है। और देखिए, पुष्पराज हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। पुष्पराज, मैं ये कह रही थी कि डीएम ने जांच की बात कही है, लेकिन यहाँ पर कुछ केमिकल की भी बात सामने आ रही है, वो क्या है? इस घटना के बाद बक्सर डीएम मोहन समीर खुद गांव में कैंप किए हुए हैं और जो सामान एग्जिबिट हुआ है, जहां कल खाना बनाए जाने की बात कही जा रही है और यहाँ लोगों ने खाना खाया था, तो वहां से कुछ केमिकल है जो बक्सर डीएम को बरामद हुआ है। जो जांच टीम इनके साथ काम कर रही है, उन लोगों ने उस केमिकल को जब्त किया है और इसकी एक्सपर्ट से जांच कराई जाएगी, तभी कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगा कि मौत की असली वजह क्या है। जी चलिए पुष्पराज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बक्सर मौत मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। 5 मृतकों की जो पहचान है वो हो चुकी है और 3 की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज लगातार जारी है। और बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां बस चालक को गोली मारी गई है। मोतीपुर सब्जी मंडी के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। नाराज लोगों ने
इसके विरोध में चक्का जाम किया है। NH 28 को जाम कर दिया गया है। लोगों के द्वारा रंगदारी नहीं देने पर गोली मारी गई है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बस संचालकों ने इसका आरोप लगाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं समस्तीपुर से, जहां पर रंगदारी नहीं देने पर गोली मारी गई। बस संचालकों ने इसका आरोप लगाया है। और देखिए, इस पूरी घटना के बाद नाराज लोगों ने सड़क भी जाम कर दिया है। मोतीपुर सब्जी मंडी के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है और नाराज लोगों ने फिलहाल चक्का जाम किया और फिलहाल पुलिस प्रशासन लोगों को समझाने में जुटी हुई है। हम जा रहे थे, पीछे से आवाज लगाया रोकने के लिए। कौन सी गाड़ी से आप? स्टार बस है, वो है अल्ट्रा AC वैष्णो बस है। फिर वहाँ से मोटरसाइकिल से बोला रोकने के लिए, रोका गाड़ी। फिर पीछे से एक मोटरसाइकिल और आया, उस पर 3 आदमी था, 3 आदमी। वो 2 आदमी निकल करके आके धनाधन गोली चलाने लगा है। तो हम लोग आए हैं इंक्वायरी करने। हम लोग तो क्रिमिनल को पकड़ने के चक्कर में है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग रोड जाम करते हैं। पहले रोड जाम छुड़ाए, उसके बाद में हम लोग क्रिमिनल के पीछे पकड़ने की कार्रवाई करेंगे। मामले कब की घटना है सर? कब की घटना है? सुबह की घटना है। और खबर कटिहार से, जहां एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होने पर मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए ठेला गाड़ी का सहारा लिया गया। अहमदाबाद प्रखंड का ये पूरा मामला है, जहां पर रायपुर से प्रसव के लिए महिला को ठेला गाड़ी पर अहमदाबाद स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। आपको बताते चले कि यहां पर 2 एम्बुलेंस है, लेकिन दोनों ही खराब हैं, जिससे कि मरीजों को इसकी सुविधा नहीं मिल पाती है। हालांकि जिला अधिकारी ने जल्द ही समस्या के समाधान का भरोसा दिया है। और ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए ठेले पर जो महिला है उन्हें ठेले पर ले जाया जा रहा है। और देखिए यहां पर 2 एम्बुलेंस खड़ी है, लेकिन दोनों ही खराब है, जो स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है उस पर एक गंभीर सवाल खड़े कर रही है। एम्बुलेंस खराब है, वहाँ सेविका भी मेरा स्थिति में नहीं बैठ हुआ। लास्ट में हमारा ठेला में लेकर आना पड़ा, वही रायपुर से। कहाँ लेके आए? हॉस्पिटल, अहमदाबाद हॉस्पिटल। समस्या है कि एम्बुलेंस नहीं मिला, रोगी को लेकर आए हॉस्पिटल। ठेला में करके लेकर आए। कहाँ लेके आए? हॉस्पिटल अहमदाबाद। समस्या यही है कि रात से बहुत गड़बड़ है तो एम्बुलेंस जब खराब है तो कोई उपाय करके तो लाना ही होगा। तो हमारा दामाद ठेला में लेकर गया है। एम्बुलेंस के बारे में हम लोगों ने 2 प्रक्रिया अपनाई है। एक जो नीति आयोग के माध्यम से हमें विगत वर्ष में कुछ राशि प्राप्त हुई थी, उससे हम लोगों ने 10 बाइक एम्बुलेंस का क्रय किया है। 2 बाइक एम्बुलेंस ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुके हैं और 1 सप्ताह के अंदर बाकी 8 बाइक एम्बुलेंस भी होंगे, जिससे सुदूर क्षेत्रों से जो पेशेंट्स हैं उनको अस्पताल ले जाने में सहूलियत होगी। और वहीं देखिए, गोपालगंज सदर अस्पताल की एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस अस्पताल में मृत शव के बीच ही मरीजों का इलाज किया जाता है। ये उस अस्पताल की लापरवाही है जिस अस्पताल को ISO से मान्यता प्राप्त है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बेड पर चादर से ढके इस शख्स को 26 जनवरी की सुबह गोपालगंज रेलवे स्टेशन से बेहोशी की हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। लेकिन पिछले 24 घंटे से वह अब तक शव यूं ही बेड पर पड़ा रहा और बगल में मरीजों का इलाज लगातार जारी है। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी जब सदर अस्पताल के उपाधीक्षक से को हुई और उनसे बात की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। 4:40 में 26 तारीख को डेथ किया है। पुलिस इन्फॉर्मेशन कर दी गई है, पुलिस अपना अनुसार कार्य कर रही है। पेशेंट जो है सो इसका एंटीजन जो टेस्ट है सो नेगेटिव है। तो डेड बॉडी कब हटेगा? बगल में मरीज है, इलाज चल रहा है, संक्रमण का खतरा है, डेड बॉडी कब हटेगा? ये तो जाने प्रशासन। अभी हम मौजूद है गोपालगंज जिले के सबसे बड़े अस्पताल में, जो सदर अस्पताल है और इसे ISO का तगमा प्राप्त है। लेकिन यहाँ लापरवाही का आलम इस कदर है,
जिसकी हम एक बानगी आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है और ये डॉक्टर का रूम है और ये नर्स का जो है ड्यूटी कक्ष है और ठीक यहीं पर ये एक मरीजों के लिए वार्ड बना है, वार्ड नंबर 4। इसी वार्ड में हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर कल एक मरीज को लाया गया और उसकी मौत हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि मरीज जो है रेलवे स्टेशन पर पड़ा हुआ था और ठंड से काफ़ी कांप रहा था, जिसे यहाँ लाया गया और इसकी मौत हो गई। ये वही मृत व्यक्ति है जिसे बेड पर रखा गया है और ठीक इसी के बगल में यहाँ पर एक मरीज जो है महिला है, उसका इलाज चल रहा है और ठीक इसी के बगल में एक और मरीज है जिसका इलाज चल रहा है। तो एक तरफ जहाँ मृत व्यक्ति को रखा गया है, ठीक उसी के बगल में जीवित व्यक्ति का इलाज चल रहा है। इस कदर लापरवाही यहाँ पे है कि जो मरीज है उन्हें भी संक्रमण फैलने की आशंका है। हम यही बात करते हैं जो मरीज है उन्हें कितनी परेशानी हो रही है। आप लोग कब से यहाँ भर्ती हैं? हमने के 3 बजे से, कल के 3 बजे से हमने के भर्ती बनी सन। तो क्या परेशानी आप लोग क्या हो रही है? परेशानी जो है लड़की के छत पर से गिर गई तो दर्द कमर में बाह में, तो हम ले कहीं 3 बजे तो लाश हो जाबिन पड़ रहो तो देखा सन तब अथी रहन तो कहले आधार कार्ड दिलो अपन तो ना दे ना रहुए। तब कब से ये लाश कब से पड़ा? ये लाश पड़ल बा 3 बजे से। तो आप लोग कैसे बगल में इलाज करा पा रहे हैं? डर है कि क्या कैसे रात भर काटे? हाँ तो हमने के डर से आदमी रात भर जागल बा, आदमी की बजे यहाँ के ले जाएंगे। अब जागल बन सन के डेराइल बन सके ले जो है ना कि बाज यहाँ के ले जाएंगे। डर भी है संक्रमण डर डेराई रहे सन रात भर जागल बन सन। तो सुना आपने, जो मरीज हैं उन्हें भी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें भी ये चिंता सता रही है कहीं इलाज कराने के दौरान संक्रमण ना फैल जाए और पूरी रात मरीजों ने भी जो है जाग कर बिताई है। तो ये लापरवाही का आलम है अस्पताल का, लेकिन पिछले 24 घंटे से जो शव पड़ा हुआ है उसे अभी तक हटाया नहीं गया है। अब इस शव को कब हटाया जाएगा ये भी देखना है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। वही देखिए, शिवहर सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिससे अब लापरवाह डॉक्टर और कर्मियों पर नजर रखी जाएगी। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से ये व्यवस्था की गई है। अब पटना में बैठकर यहां की गतिविधियों पर अधिकारी नजर रख सकते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं शिवहर सदर अस्पताल परिसर में और आपको एक तस्वीर के माध्यम से जो राज्य स्वास्थ्य समिति की पहल है उसको दिखलाने की कोशिश करता हूं कि जो लापरवाह चिकित्सक है या स्वास्थ्य कर्मी है उन पर नकेल कसने के लिए अब ऑनलाइन जो ट्रांसमिशन होता है, मतलब सीसीटीवी कैमरा से निगरानी इसे कही जा सकती है। अब इसे देखा जा सकता है कि कौन चिकित्सक ड्यूटी पर मौजूद है या नहीं है। इसकी निगरानी जो राज्य स्वास्थ्य समिति है वो करेगा। लगातार यहां पर जो सीसीटीवी कैमरा है वो राज्य स्वास्थ्य समिति के कंट्रोल में रहेगा और वहां से प्रत्येक पल की जानकारी देखी जा सकती है कि कौन चिकित्सक सदर अस्पताल में मौजूद है या नहीं है, किस तरीके की कार्रवाई चल रही है, कर्मचारी मौजूद है या नहीं है, मरीजों को क्या परेशानी हो रही है। इस सब बात की जो नजर है वो सीसीटीवी कैमरे के जरिए रखी जा सकती है। हमारे साथ शिवहर जिले के सिविल सर्जन है, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या व्यवस्था सर की जा रही है, किस तरीके की व्यवस्था है। ये स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कि अक्सर ये कंप्लेन मिलता है कि चिकित्सक नहीं है, तो उसको डायरेक्ट जो सीसीटीवी कैमरा के थ्रू निगरानी होगा जिला माने राज्य मुख्यालय से, और इसके लिए उनको संजीवनी के थ्रू किस डॉक्टर का कब कहाँ ड्यूटी है वो दिया हुआ है और वो मॉनिटर वहाँ से करेंगे कि डॉक्टर बैठा हुआ है कि नहीं जिस डॉक्टर का ड्यूटी है, और इससे पब्लिक को ज़्यादा फायदा होगा कि जिस डॉक्टर से दिखाना था वो डॉक्टर मौजूद है या नहीं है। ये कार्रवाई शुरू है, सभी जिला में सीसीटीवी कैमरा लग रहा है। जैसे शिवहर में हम लोग का लगा हुआ है, अन्य जिला में भी लग रहा है और हो सकता है कि फरवरी से ये कार्यक्रम शुरू हो जाए। जो सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य सुविधा हासिल हो सके, उसमें किसी तरीके की अड़चन नहीं आए, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे की नजर से प्रत्येक जो सदर अस्पताल है उस पर नजर रखने का काम राज्य स्वास्थ्य समिति करेगी। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, शिवहर। वही देखिए, आरआरबी एनटीपीसी के अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद खान सर समेत अन्य 6 के खिलाफ पटना के पत्रकार नगर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है।
इधर इन लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर न्यूज 18 से बातचीत के दौरान पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि इन सभी के खिलाफ छात्रों को भड़काने के पुख्ता साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह। बात करते हैं इनसे। डीएम साहब, इस मामले में जो उपद्रव हुए थे राजेंद्र नगर टर्मिनल पे, उस मामले को लेकर के एफआईआर लॉन्च किया गया है। पटना जिला प्रशासन पूरे मामले का अनुसंधान कर रही है। जो एफआईआर हुआ है, खान सर समेत कई इंस्टीट्यूशन हैं, कई जो टीचर हैं उनके ऊपर हुआ है। अनुसंधान में क्या बातें सामने आई, किस आधार पर यह एफआईआर लॉन्च की गई है? ये जो 24 तारीख को घटना हुई थी राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर, लगभग 5 साढ़े 5 घंटा ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ था। तो उसी में हटाने के क्रम में पत्थरबाजी और आगजनी की घटना हुई थी। तो उसी को लेकर के 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उस दिन, और उसी दिन प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 24 तारीख को ही, घटना के दिन ही। कोई नया एफआईआर नहीं हुआ है। और जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उनसे पूछताछ के आधार पर 6 कोचिंग संस्थान या उनके जो हैं प्रतिनिधि, उनका संचालक जो है, उनका नाम आया है और उसकी जांच पुलिस कर रही, थाना कर रहा है। और उसमें जो भी साक्ष्य होगा और उन लोगों का भी जो पक्ष होगा उसको देखा जाएगा, और उसमें जो साक्ष्य होगा उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई होगी। और इसमें ये हम क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि जो अभ्यर्थियों की मांग है वो उचित है या अनुचित है, इस पर हम लोगों का कोई कमेंट नहीं है। इस पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है और अपने प्रोसेस शुरू किया है उसने। हम लोगों की भूमिका मात्र विधि व्यवस्था तक सीमित है, विधि व्यवस्था का संधारण। अगर कहीं विधि व्यवस्था भंग होती है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, लोगों को असुविधा होती है, तो उसको रिस्टोर करना, मेंटेन करना, उसके लिए जो जरूरी कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं और उसको हम लोग करेंगे। तो क्या जिन टीचरों के ऊपर या संस्थान संचालकों के ऊपर एफआईआर हुआ है, तो इनकी भूमिका संदिग्ध थी? कुछ ऐसी बातें सामने आई थी जिसके आधार पर एफआईआर किया गया? ये 2 बातें थी। एक तो जो पकड़े गए थे लोग उस समय स्थल से, घटना स्थल से 4 लोग, उनके बयान के आधार पर और उनके मोबाइल में जो चैटिंग वगैरह और सब चीज़ें मिली थी। और दूसरा ये कि व्हाट्सएप ग्रुप में उनके, दूसरा ये कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो फुटेज मिले थे। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए संबंधित थाना ने, पुलिस ने संज्ञान लिया है और उसका अग्रतर जांच करके जो नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। बिल्कुल, ये जिलाधिकारी हैं पटना के डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो साक्ष्य थे उसके आधार पर ही एफआईआर लॉन्च की गई है और पटना पुलिस जो है इस पूरे मामले का अनुसंधान कर रही है। जो भी तथ्य आगे सामने आएंगे अनुसंधान के दौरान, उसके आधार पर जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो पटना में खानसर पर एफआईआर दर्ज किया गया है। राजेंद्र नगर स्टेशन के पास 24 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर हुए छात्रों के हंगामे के बाद खानसर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आंदोलन के लिए छात्रों को उकसाने और उन्हें हिंसा के लिए प्रेरित करने के मामले में गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों के बयान पर पटना वाले खानसर समेत 6 विभिन्न कोचिंग संस्थानों के संचालकों के खिलाफ पत्रकार नगर थाना में मामला दर्ज किया गया है। कानून के जानकारों की अगर माने तो खानसर समेत दूसरे लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने की धाराएं लगाई गई हैं। देखिए, जो जानकारी मिली है कि पुलिस के द्वारा जो सेक्शन का सीरीज लगाया गया है उसमें मात्र एक ही धारा है जो कि नॉन अवेलेबल है। सभी धाराएं जो है जमानतीय हैं। सरकारी काम में बाधा डालने वाला धारा जो है, जो 332 आईपीसी के तहत है, वही नॉन अवेलेबल, बाकी सारे अवेलेबल सेक्शन हैं। इसमें जमानत लेना न्यायालय से पड़ेगा। अवेलेबल में पुलिस भी जमानत दे सकते हैं, लेकिन इसमें न्यायालय से उनको जमानत लेना पड़ेगा। अब जो एक धारा है, अब चूंकि यह धारा एप्लीकेबल है, जिस किसी भी कोचिंग संचालक से रिलेटेड मामला या कहा गया है, क्या वहां पर वो उपस्थित थे या नहीं उपस्थित है। अगर वो उपस्थित नहीं है तो उन पर यह सेक्शन भी एप्लीकेबल नहीं होगा। 332 चूंकि वो वहां पर उपस्थित रहेगा तभी तो कोई सरकारी काम में बाधा डालेगा। और बड़ी खबर अररिया से, जहां दुष्कर्म के दोषी मोहम्मद मेजर को फांसी की सजा सुनाई गई है। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट से मोहम्मद मेजर को फांसी की सजा सुनाई गई है।
तो ये बड़ी खबर आपको अररिया से बता रहे हैं। जज शशिकांत राय की अदालत ने ये फैसला सुनाया है। दुष्कर्म के दोषी मोहम्मद मेजर को फांसी की सजा सुनाई गई है। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट से मोहम्मद मेजर को ये सजा सुनाई गई है। आपको बताते चले कि जज शशिकांत राय की अदालत ने ये फैसला सुनाया है। SC/ST केस में उम्र कैद और 10,000 का जुर्माना भी यहां पर लगाया गया है। मोहम्मद मेजर पर DLCC को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने यह आदेश दिया और पीड़ित को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। कोर्ट का ये कहना है भरगामा के बीर नगर में मोहम्मद मेजर का खासा आतंक था। आपको बता दें कि 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मोहम्मद मेजर पर आरोप लगा था और अब इस मामले में कार्रवाई की गई है, सजा सुनाई गई है, फांसी की सजा सुनाई गई है। जज शशिकांत राय की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। SC/ST केस में उम्र कैद और 10 लाख का मुआवजा जो है वो पीड़िता को दिया जाए, ये कोर्ट ने बात कही है। सजा हुआ उनको 376 AB में फांसी की सजा दी गई और 4 पॉक्सो के तहत सिर्फ दोषी करार किया गया। जहां तक बात है 3/2/5 SC/ST के तहत उसको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट और 10,000 रुपये का फाइन, नहीं देने पर अतिरिक्त 10 दिन की सजा, 10,000 रुपया जुर्माना। और देखिए अररिया से हमारे सहयोगी सतीश फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, देखिए फांसी की सजा तो सुना दी गई, लेकिन पीड़िता को जो 10 लाख रुपए के मुआवजे की बात की जा रही है, क्या वो कब तक मिल पाएगा? जी दरअसल देखिए कि ये भरगामा के बीरनगर की जो यह घटना है और यह जो दुर्दांत अपराधी था उसने जो कुकरेज की घटना को अंजाम दिया था, फांसी की सजा तो पॉक्सो एक्ट में हुई है और SC/ST एक्ट में आजीवन हुआ है और कोर्ट ने आदेश दिया है DLCC को कि 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। अब जो यहाँ के जो न्यायिक अधिकारी हैं वो जो स्पेशल जज होते हैं पॉक्सो एक्ट के शशिकांत राय, उनकी अदालत ने जो यह सजा सुनाई है और जो आदेश दिया है, तो न्यायिक जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उस पर जो है वो प्रक्रियाधीन है, वो जल्द चल रही है और जल्द ही जो है पीड़िता को जो है वो इंसाफ के साथ साथ जो आर्थिक रूप से जो सहयोग देने की बात है वो जल्द से जल्द मिलेगा। जी चलिए सतीश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहां पर मोहम्मद मेजर को फांसी की सजा सुनाई गई है। जज शशिकांत राय की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।